शिवाजी पहुंचे बीजापुर। बीजापुर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है अर्धचंद्र का प्रतीक, जो हर सार्वजनिक इमारत पर लगा होता है। उससे पता चलता है कि बीजापुर के राजवंश का पारिवारिक प्रतीक है, जो कंस्टेंटिनोपल के खलीफाओं के साथ अपने संबंधों का दावा करता है और इसीलिए उसने अर्धचंद्र के इस्तेमाल में उनकी नकल की थी। चूंकि भारत में सम्राट से लेकर नीचे तक के अन्य मुसलमान शासक इंडो फारसी या मध्य एशियाई वंश के थे, इसीलिए ओटोमन रक्त का यह एकमात्र शासक परिवार दिलचस्प है और इसकी उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त चर्चा करने लायक है। उस्मान अली बायजीद द थंडरबोल्ट कोसोवो के मैदान पर सुल्तान घोषित किया गया, जो सर्बिया के लिए घातक था। उसने प्रतिद्वंदी की संभावना से बचने के लिए अपने छोटे भाई को मारने का आदेश दिया था। इस एक क्रूर आवेग से प्रत्येक उत्तराधिकारी तुर्की सुल्तान की घोषणा के समय अपनाई गई मिसाल पैदा हुई। वारिस को छोड़कर सभी शाही राजकुमारों का वध कर दिया गया ताकि कोई भी वंशवादी झगड़ा नए शासन को बाधित ना करे। 1451 में मोहम्मद द्वितीय, जिसे विजेता के रूप में माना जाता है, ने अपने राज्याभिषेक पर सामान्य नरसंहार का आदेश दिया। उसने सबसे छोटे भाई यूसुफ नाम का एक बच्चा उनकी मां का प्रिय पुत्र था। उसने नए सुल्तान से यूसुफ के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। यह मोहलत उसे दे दी गई। ऐसा हुआ कि उस समय गार्गिस्तान नाम का एक व्यापारी जॉर्जिया दासों का निपटान करने के लिए दरबार में था। सुल्तान ने रात में गर्गिस्तानी को बुलाया। उसने अपने बेटे की ही उम्र का एक जॉर्जिया लड़का खरीदा और यूसुफ को उसके हवाले कर दिया। साथ ही एक रकम भी दी, जिसके बदले में उसने वादा किया कि वह युवा राजकुमार को अपने घर में ही पालेगा। फिर उसने जॉर्जिया दास का गला घोंट दिया और जब भोर में जल्लाद आए तो उसने उन्हें एक लड़के की लाश दिखाई और दिखावा किया कि यह उसके बेटे की लाश है, जिसे वह आम जल्लादों को सौंपने के बजाय मारना पसंद करती थी। चाहे उसने अपने स्पष्टीकरण में रिश्वत भी जोड़ी हो या जल्लाद अपने काम से थक गए हों, यह बहुत संभावित कहानी स्वीकार कर ली गई और जॉर्जियाई परित्यक्ति व्यक्ति के शव को शहर में धूमधाम से लाया गया। इसी बीच व्यापारी गर्गिस्तानी युवा राजकुमार के साथ सवेह में अपने घर लौट आया। अगर सुल्ताना अपनी चाल से संतुष्ट रहती तो हमें यह कहानी कभी नहीं सुनानी पड़ती और यूसुफ अपने मालिक के प्रशिक्षु के रूप में सवेह में बड़ा होता और शायद उसके जैसा ही एक समृद्ध दास व्यापारी बन जाता। लेकिन उसकी माँ उसे भूल नहीं सकी और हर साल एक बार अपने बेटे के बारे में खबर जानने के लिए सवेह के पास एक दूत भेजती थी। पूर्वी दरबार में किसी के रहस्य सुरक्षित नहीं होते। जल्द ही एक दूर दराज के शहर में सुल्ताना की बेवजह दिलचस्पी के बारे में कानाफूसी होने लगी। सवेह के गवर्नर को जांच करने के लिए कहा गया। यूसुफ को समय रहते चेतावनी दी गई और वह फारस के रास्ते पूर्व की ओर भागकर भारत चला गया, जहां वह 1495 में पहुंचा। पैसे और दोस्त के बिना वह एक गुलाम व्यापारी की जाल में फंस गया और मध्य भारत के एक रईस मोहम्मद गवन को बेच दिया गया। एक चतुर सुंदर लड़का, उसने जल्द ही अपने मालिक का पक्ष जीत लिया और जल्द ही मोहम्मद गवन ने उसे अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया। जब महमूद गवन बहमनी राजा की सेवा में एक अधिकारी था जिसे याद किया जाएगा, मध्य भारत पर शासन करता था। एक दिन वह असंतुष्ट हो गया और राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दिया। उसकी विधिवत सिर कलम कर दिया गया, लेकिन यूसुफ दरबार से भाग गया।
उसने उन रेजिमेंटों से अपील की जिनकी कमान महमूद गवन के पास थी। उन्हें महमूद का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और राजा के खिलाफ मार्च करने की पेशकश की गई। सेना के प्रमुख के रूप में यूसुफ ने राजा से बीजापुर का राज्यपाल बनने के लिए जबरन प्रयास किया। शासक और जल्द ही स्वतंत्र राजकुमार, उसने अपने लिए राज्य की स्थापना की। उसने उत्तराधिकारियों ने अपने महल का निर्माण और सौंदर्यकरण किया जब तक कि यह एशिया के सबसे शानदार शहरों में से एक नहीं बन गया। आप शिवाजी के विस्मय की कल्पना कर सकते हैं जब वह उस महान उत्तरी द्वार से प्रवेश कर रहे थे जिसके ऊपर गर्व से लिखा हुआ था, सुल्तान जिसका आदेश इन क्षेत्रों में प्रचलित है ने सिकंदर के योग्य एक प्राचीर बनवाया है और विशाल दीवारों और बुर्जों को देख रहे हैं। वहां के आज भी खंडहरों में वे विशाल काय आकार के हैं। दीवारों के साथ साथ वे बंदूकी थी जिनके लिए शहर प्रसिद्ध था, क्योंकि शासक अपने साथ तुर्की की रुचि और तोपखाने में कौशल लेकर आए थे। शानदार डिजाइन और कीमती पत्थरों से सजी इन तोपों को एक ऐसा माना जाता था जैसे कि वे बुत पर हो। मार्च करने वाले सैनिक उन्हें सलामी देते थे और उन्हें राज्य के छात्रों द्वारा धूप से बचाया जाता था। सभी तोपों में सबसे बड़ी तोप मल्लिक के मैदान कहलाती थी, जिसका अर्थ है मैदान का सम्राट। इसे प्रसिद्ध तोपची खान मुराद ने बनवाया था, जिसने एक तरफ शिलालेख कटवा दिया था जो मानो किसी चुनौती के जवाब में लिखा था, क्या तुमने मुझे आजमाया है हे अल्लाह के रसूल। और दूसरी तरफ ज्यादा आत्मसंतुष्ट, मैंने इस सम्राट को वश में कर लिया है। इसका थूथन इतना बड़ा था कि एक आदमी इसके अंदर बैठ सकता था। इसे ड्रैगन के सिर की तरह बनाया गया था, जिसके जबड़े खुले हुए थे और नुकीले दांत निकले हुए थे। ड्रैगन के कानों में बालियां डालने के लिए छेद किए गए थे। इस तोप को इतना सम्मान दिया जाता था कि सुल्तान इसे सोने के कपड़े से ढक कर रखता था और साल में एक बार इसे सम्मान देने के लिए एक गंभीर जुलूस के रूप में आता था। आज भी इसके तामझाम और सजावट गायब हो चुके हैं। यह एक फंसे हुए वेल की तरह खंडहर दीवारों के साथ पड़ा हुआ है और लोग इसकी पूजा करते हैं। इसे लाल शीशा और सुगंधित तेल से ढकते हैं। इसके गले में मालाएं लटकाते हैं और राक्षसी जबड़ों के सामने झुकते हुए पीतल की थालियों पर मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाते हैं। प्रवेश द्वार से गुजरते हुए शिवाजी और उनकी मां ने मस्जिदों, महलों और मकबरों को देखा होगा। वहां गोल गुंबद था, जिसका शहर के रंग का गुंबद था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद था। इसकी दीवारें लैपिस लाजुली से ढकी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सुल्तान मोहम्मद की कब्र, जिसका निवास स्वर्ग में है। और वहां इब्राहिम रोजा था, जो उत्तर की सभी सफेद मुगल इमारतों से ज्यादा सुंदर था, जिसकी पतली मीनारें थीं, जिनमें से अविश्वसनीय संख्या में पत्थर की जंजीरें लटकी हुई थी, जो चांदी के फीते के काम की तरह नाजुक ढंग से तराशी गई थी, जो गर्म हवा में आपस में टकरा रही थी। इमारत के चारों ओर बगीचे थे, जिनमें फूलों के पेड़ लगे हुए थे और रंगीन संगमरमर की नालियों से ठंडे साफ पानी की धाराएं बह रही थी। अंधेरे में गुंबद के नीचे जो ओपल के बुलबुले की तरह था, सुल्तानों और उनकी पत्नियों की कब्रें थीं। किसी पुरुष की कब्र पर एक बड़ा सफेद पेन केस होता था, जो यह दर्शाता था कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में विद्वान था। क्योंकि यह गुण पुरुषों में तो सराहनीय माना जाता था, लेकिन महिलाओं में नहीं। महिलाओं की कब्रों के ऊपर हिस्से सपाट थे और उन पर चापलूसी भरे शिलालेख लिखे हुए थे। रानी ताज सुल्ताना, जिनके लिए मूल रूप से मकबरा बनाया गया था, कि कब्र पर लिखा था, सोलेमन की रानी बिल्किस के रूप में प्रतिष्ठित और उच्च दयालु और मिलनसार, विनम्रता की प्रतीक, जब वह इस राज्य को छोड़कर स्वर्ग चली गई और उत्तरी दरवाजे के ऊपर सबसे नाजुक नकाशीदार संगमरमर के पंखे के नीचे
वास्तुकार मलिक संदल ने विनम्रता के अभाव के साथ लिखा था, स्वर्ग इस इमारत को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। जन्नत के बगीचे ने अपनी सुंदरता इसी बगीचे से उधार ली है और यहाँ का हर स्तंभ पवित्रता के बगीचे में शुरू के पेड़ों की तरह सुंदर है। स्वर्ग से एक फरिश्ते ने पुकारा, यह इमारत जो दिल को खुश करती है, रानी ताज सुल्ताना के लिए एक उपयुक्त स्मारक है। शायद सबसे आश्चर्यजनक इमारत अवशेष का महल था। एक इमारत जिसे चांदी के ताबूत में रखा गया था, जिसे पैगंबर मोहम्मद के 2 बाल थे। सुल्तान ने इतावली कलाकारों को दीवारों को चमकीले भित्ति चित्रों से ढकने के लिए नियुक्त किया था। यह याद किया जाएगा कि मानव रूप के सभी चित्रणों पर इस्लामी प्रतिबंध कितना सख्त है। लेकिन इस तरह के पुराने जमाने के अंधविश्वासों से शौकिया सुल्तान को कोई सरोकार नहीं था। अजीब और रूढ़िवादी मुस्लिम उत्तर के लिए सबसे भयावह ये इतालवी चित्रकारों द्वारा चुने गए विषय थे। उन्होंने एक डिनर पार्टी के दृश्य चित्रित किए जहां महिलाएं फूलों से लदी हुई बैठी थी और वेनिस के कांच के बर्तनों से फल खा रही थी, जबकि दास लड़कियां ऑर्गन, वायलो और वीणा बजा रही थी।